हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ इन योर फैमिलीज एट होम और आप सब अच्छे होंगे। आज हम इन दोनों गाड़ियों को साथ खड़ा इसलिए कर रखा है हमने क्योंकि जो फोर्ड एकोस्पोर्ट है, इसका जो टाइटेनियम वर्जन आता है ये करीब 12-13 लाख की आती है और जो इसका मिड स्पेक वर्जन है क्रेटा का, ये भी करीब इसी दाम का आता है। तो हालांकि ये गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी है, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करें, क्योंकि आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि अगर हमें एको स्पोर्ट लेनी है या अगर हमें क्रेटा लेनी है तो कौन सी गाड़ी ली जाए। तो आप लोगों के लिए मैंने कंपैरिजन आज किया है, तो इसलिए मत लिखना कि मेरा दिमाग हो गया ख़राब और घर बैठे बैठे 3 महीने से, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए मैं अजीब गाड़ियों को अब कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। और सवाल कहाँ पूछा आप मेरे से? वेल, द बेस्ट प्लेस टू आस्क मी अ क्वेश्चन इज़ ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है आशीष मसीह 1, आपकी स्क्रीन नीचे चल रहा है ये। और अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं है और ट्विटर और फेसबुक पर मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। उन आईडीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। Anyways, today I'll drive these cars around for you. I'll sit in them, talk about their features, and I'll also sit in the back seat and give you a final verdict of which one is the better car to buy and which car offers you which strengths and which weaknesses. Thanks for watching. हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ एको स्पोर्ट के कैबिन के अंदर। ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है टाइटेनियम और इसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्रेटा का इसके बेस वर्जन से या मिडिल वर्जन से जो EX आता है। जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टेरियो मिलता है और टच स्क्रीन जो इसका है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। चाहे आप 10 लाख की गाड़ी की बात करें, चाहे 8 लाख की, चाहे 15-20 लाख की गाड़ी की बात करें, इससे ज़्यादा बेहतर सिस्टम मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? एक तो इसमें आता है फोर्ड का सिंक 3 जो कि सीमलेसली आपके मोबाइल को कनेक्ट कर देता है इस सिस्टम के साथ। दूसरी बात ये कि चलाने के मामले में, यूजेज के मामले में, ओवरऑल फॉन्ट्स, मेन्यूज, सब मेन्यूज, रेजोल्यूशन, सब चीज़ों में ये एकदम आलीशान है, नंबर 1 है। और आई थिंक दिस ट्रम्प्स द सिस्टम ऑन दी क्रेटा। इट रियली इज़ अ वंडरफुल सिस्टम टू ऑपरेट। और इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, हालांकि इसके जो स्पीकर है ये कोई हाई फाई सिस्टम नहीं, स्टिकर लगा रखा कि बोस है, JBL है, क्या है, मुझे नहीं पता कि फोर्ड कौन सा सिस्टम देती है इसके अंदर स्पीकर्स के मामले में, लेकिन आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करें एक और चीज़ की जिस चीज़ में ये आगे है क्रेटा से, वो है ये, आपको सुना के दिखाता हूँ। ये जो आवाज़ है ये बहुत सॉलिड आवाज़ है और इससे आपको बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। एक और चीज़ जो सिक्योरिटी देती है आपको टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में, जो कि सेम प्राइस पे पड़ेगी उसके बेस वर्जन से, वो है इसके अंदर 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है आपको, जो बहुत ही सेफ एंड रीअश्योरिंग लगेगा आपको जब गाड़ी को लेकर निकलेंगे। लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी कम है उससे, तो आपको इतनी ज़्यादा खुली नहीं लगेगी जितनी की क्रेटा है। और साथ ही साथ जो इसका पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, जो सेंटर कंसोल है, ये थोड़ा पुराना लगने लग गया है क्योंकि फोर्ड ये गाड़ी जो लॉन्च हुई थी करीब 7 साल पहले। हालांकि उसके बाद अपग्रेड हुई है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा फ्रेश और मॉडर्न नहीं लगेगी जितनी आपको क्रेटा लगती है। हु विंस द बैटल ऑफ द फ्रंट सीट? आई थिंक डिस्पाइट इट्स एक्सेलेंट म्यूजिक सिस्टम एंड डिस्पाइट द सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, मुझे बोलना पड़ेगा कि क्रेटा की फ्रंट सीट्स में है ज़्यादा दम। हाँ जी, अगर हम कंपेरिजन करें इस गाड़ी का इको स्पोर्ट का, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी गाड़ी है, एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, तो इसके अंदर इक्विपमेंट भी ज़्यादा होगा और स्पेस भी ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वालिटी के मामले में। अगर हम प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी में। हाँ, क्रेटा आधे कदम ऊपर है इको स्पोर्ट से। इक्विपमेंट की बात करें तो काफ़ी आगे है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में, लेकिन ये 20 लाख वाले वजन की बात कर रहा हूँ मैं। इको स्पोर्ट 12-13 लाख पे टॉप ऑफ द लाइन हो जाती है। तो अगर हम कंपेरिजन करें इस गाड़ी का जो 13 लाख के आसपास आती है, 12-13 लाख की जो आती है, उस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, कूल फ्रंट सीट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन जो सब गाड़ियों में आता है वो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो आपको देता है एक अच्छा स्पोर्टी ग्रिप, साथ ही साथ अच्छी सीट्स। सामने इको स्पोर्ट से आगे है इसकी सीट कंफर्ट के मामले में और ग्रिप लेवल के मामले में ये स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा और प्लास्टिक क्वालिटी भी आधा कदम आगे लगी। तो नेचुरल सी बात है, बड़ी गाड़ी है, सेगमेंट से एक लेवल अप है, तो ये सब चीज़ें तो अच्छी होनी है। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं किस गाड़ी की सीट्स में कितना दम। हाँ जी, मैं आ गया हूँ बैक सीट में। अब एको स्पोर्ट की वजह से आप देख सकते हैं गाड़ी में लेग रूम कम है ऑब्वियसली क्रेटा से, क्योंकि एक सेगमेंट छोटी है गाड़ी उससे। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल स्पेस की तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। फ्रंट सीट्स उठाई हुई हैं तो आप उनके नीचे अपने पैर फैला सकते हैं। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और शीशा भी नीचे तक जाता है। यहाँ पे कॉर्डर ग्लास विंडो दी हुई है, तो आपको कहीं भी इसके अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा जैसे कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में लगता है। उस लिहाज से अच्छी गाड़ी है। हाँ, इस गाड़ी में आपको AC वेंट्स नहीं मिलते पीछे जो कि क्रेटा में आते हैं, बट दैट्स क्वाइट ओके, क्योंकि जो सामने से हवा आती है उसका थ्रो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पीछे गर्मी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल मैं दूंगा इसके बैक सीट को 8-10 में से, और नेचुरली क्रेटा को दूंगा 9-10 में से। वो थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो ऑब्वियसली वो जीतती है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी एट ऑल, एंड आई थिंक इट डज वेल इन द बैक सीट डिपार्टमेंट एज वेल।
हाँ जी, तो अगर हम बात करें बैक सीट की तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस गाड़ी का स्पेस ज़्यादा है, लेग रूम भी ज़्यादा है, हेड रूम भी ज़्यादा है और होना भी चाहिए क्योंकि ये गाड़ी एक सेगमेंट ऊंची है। एको स्पोर्ट से आपको मिलते हैं यहाँ पे एसी वेंट्स, एक चार्जिंग पॉइंट और एक है। अच्छी बात इस गाड़ी की है कि चौड़ाई में तो अच्छी है ही, लेकिन यहाँ पे जो इसका फ्लो बोर्ड है ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठे, तो बीच में बैठेगा उसके पास बहुत सारा स्पेस रहेगा, अपने पैर फैलाने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, मुक्केबाजी नहीं करनी पड़ेगी। इको स्पोर्ट थोड़ी सी चौड़ाई में भी कम है, तो वहाँ पे 3 लोगों को बिठाना फंसाने वाली बात है। इस गाड़ी में स्पेस डेफिनेटली ज़्यादा है। जो इसके शीशे हैं ये भी पूरी तरह नीचे आते हैं, आप ब्लाइंड को नीचे भी कर सकते हैं, जो फैक्ट्री से आता है टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में। जो बेस वर्जन है उसके अंदर ब्लाइंड नहीं आता है और ना ही ये बोस का अच्छा स्टीरियो आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे शीशे पूरे नीचे आते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। नेचुरल सी बात है, बैक सीट डिपार्टमेंट में भी ये गाड़ी जीतती है। 12-13 लाख वाला वर्जन लेंगे उसके अंदर भी आपको एसी वेंट्स पीछे मिलेंगे, जो आता है EX वर्जन उसे कहते हैं, एंड इवन देन यू गेट एसी वेंट्स एट द बैक। बूट डिपार्टमेंट में कौन जीता है? ऑब्वियसली यही जीतेगी, बड़ी गाड़ी है, 435 लीटर का बूट है इसका, और इको स्पोर्ट का है करीब 350 लीटर का, लेकिन बूट आपको एक बारी म्यूजिक के साथ हम दिखा देते हैं। उसके बाद चलेंगे आगे और गाड़ी चला के बताएंगे कौन सी ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त फोर्ड की EcoSport, और अगर इस गाड़ी का आप मुकाबला करेंगे क्रेटा से तो इसमें भी 15 सीसी का डीजल और 15 सीसी का ही पेट्रोल इंजन आता है और 100 bhp का इंजन है ये डीजल में। लेकिन जो इसकी अच्छी बात है वो ये कि रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आलीशान है। इनफैक्ट जब इस गाड़ी को आप लेके निकलेंगे सिटी में तो ये बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह परफॉर्मेंस देगा आपको, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस देता है करीब 1300-1400 RPM से। क्रेटा का जो इंजन है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो सिटी में ये बिल्कुल पेट्रोल इंजन की तरह चलती है। आपको बार बार गियर भी नहीं चेंज करने पड़ेंगे, और करने ही पड़ेगा अगर मैनुअल में गियर बॉक्स यूज़ बार बार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गियर बॉक्स इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और बहुत ही ज़्यादा शार्प है यूज़ करने में, मतलब एक्यूरेट है, और थ्रोज भी इसके काफ़ी हल्के हैं, बहुत स्पोर्टी है और बहुत ज़्यादा अच्छा स्प्रिंगी एक्शन है। आपको मज़ा आएगा गियर बॉक्स यूज़ करने में इस गाड़ी का, एंड डेफिनेटली द गियर बॉक्स इज़ बेटर टू यूज़ दैन द वन ऑन द Hyundai Creta। एक और चीज़ इसमें गाड़ी आगे है Hyundai Creta से, वो है इसका शार्प स्टीयरिंग व्हील। जी हाँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये ज़्यादा डायनामिक है, ज़्यादा एजाइल है और डेफिनेटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसके अंदर जो वज़न है वो भी बहुत अच्छे से डाला हुआ है, ना ये बहुत ज़्यादा भारी है कि आप दिन भर इसको यूज़ करें और थक जाएँ, और ना ही ये इतना हल्का है कि आप अगर इसे गाड़ी को हाईवे पे ले जाएँ तो आपको नर्वसनेस फीलिंग हो। तो उस मामले में भी ये गाड़ी आगे है Hyundai Creta से। इनफैक्ट चलाने के मामले में चाहे पेट्रोल खरीदें चाहे डीजल खरीदें, दोनों ही Hyundai की Creta से आगे हैं। चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी इस गाड़ी को चला के। अगर हम बात करें गाड़ी की सस्पेंशन की, तो जो EcoSport की सस्पेंशन है थोड़ी टाइट ज़रूर है। इसका मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर कॉर्नर्स में डालते हैं तो ये गाड़ी ज़्यादा कम रोल करती है, बॉडी रोल इसका कम है, और स्टीयरिंग तो एक्यूरेट है ही, लेकिन स्टिफ सस्पेंशन का मतलब ये भी है कि क्रेविसेस पे, एक्सपेंशन जॉइंट्स पे और बैडली पैच्ड रोड्स पे ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि आपको क्रेटा की सस्पेंशन मिलेगी। तो उस चीज़ में कंफर्ट के मामले में थोड़ी सी पीछे ज़रूर है ये, लेकिन हाँ कम नहीं है अपने आप में। कंपेरिजन क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए कंपेरिजन में गाड़ी आधा कदम पीछे है ओवरऑल कंफर्ट के मामले में। अगर हम बात करें ओवरऑल रिफाइनमेंट की, तो दोनों गाड़ियों में लगभग बराबरी की ही बात है, लेकिन जब आप रेव करेंगे इंजन को तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्रेटा की रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी है। तो आई थिंक इन ओवरऑल रिफाइनमेंट टर्म्स इट्स नेक एंड नेक, बट येस हाफ अ पॉइंट मोर टू द Hyundai Creta इन द डीजल डिपार्टमेंट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ शेयर रिफाइनमेंट। तो ओवरऑल कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए? वेल, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू कॉल योरसेल्फ अ कीन ड्राइवर, समवन हु जस्ट एंजॉयज ड्राइविंग ऑल डे लॉन्ग, then my advice would be close your eyes and just go ahead and book the Ford EcoSport। इस कैटेगरी में, SUV की कैटेगरी में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। चलाने के मामले में you'll definitely enjoy the driving experience of the Ford EcoSport, and this car is a great driver's car। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी आरामदायक चीज़, ज़्यादा हैवी ना हो, चलाने में हल्की लगे, जिसकी सीट्स में ज़्यादा स्पेस हो और राइड कंफर्ट ज़्यादा अच्छा हो, then definitely the Creta has the advantage। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त Hyundai की Creta, और EcoSport की तरह ही इसमें भी 15 सीसी का आपको डीजल इंजन मिलता है और 15 सीसी का ही पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसके पेट्रोल और डीजल दोनों ही ज़्यादा पावरफुल हैं EcoSport से। EcoSport बनाती है 100 bhp और ये बनाती है
115 bhp दोनों पेट्रोल और डीजल में। जो एक बात आपको बहुत अच्छी लगेगी क्रेटा की, वो है इसकी रिफाइनमेंट के मामले में डेफिनेटली ये आधा पौना कदम आगे है इकोस्पोर्ट से। अगर चलाने की बात करें डीजल इंजन की, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको टर्बो लैग ज़्यादा लगेगा। इकोस्पोर्ट के अंदर टर्बो लैग इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस गाड़ी में है। ये करीब 1600-1700 RPM के आसपास आके रिस्पॉन्सिव बनती है, तो आपको थोड़ा सा तो रेव करना पड़ेगा गाड़ी को कंपेयर टू दी फोर्ड इकोस्पोर्ट। लेकिन जहाँ पे गाड़ी आगे है उससे वो है ओवरऑल राइड कंफर्ट। जी राइड की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की व्हील बेस थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है, और जो इसके टायर्स और सस्पेंशन है वो भी थोड़े से ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ राइड कंफर्ट। अगर आप इसको ले जाएंगे रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से, आप इसको ले जाएंगे बैडली पैस्टर रोड्स के ऊपर से, अगर आप इसको ले जाएंगे एक्सपेंशन जॉइंट्स पर से, तो ये आपको खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं देगी, झटके अंदर नहीं मारेगी जितने झटके आपको इकोस्पोर्ट के अंदर मिलेंगे। तो राइड कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली बेटर है। अगर हम हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी पर ही हैं, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको दोनों गाड़ियाँ चला के मज़ा आएगा। अगर हम बात करें मैनुअल गेयर बॉक्सेस की, चाहे आप डीजल लें चाहे पेट्रोल लें, तो मैनुअल गेयर बॉक्सेस इसमें हल्के हैं यूज़ करने में और अच्छे गेयर बॉक्स। स्टीयरिंग व्हील हल्का है, चलाने में आपको ईजी लगेगा, मज़ा आएगा चलाने में। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन, ये इतना डायनामिक नहीं फील करता है, इतना शार्प और एजाइल नहीं फील करता है जितना कि फोर्ड इकोस्पोर्ट का करता है। तो इफ़ यू आर कीन ड्राइवर, इफ़ यू कॉल योरसेल्फ समवन हु इज़ एन एंथुसियास्ट, जो गाड़ी चलाता है शौक के लिए है, लेता ही गाड़ी शौक के लिए है, देन डेफिनेटली इट इज़ दी फोर्ड इकोस्पोर्ट विच हैज़ दी एडवांटेजेस। गाड़ी में आपको उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगी, अपने आप में तो अच्छी है, लेकिन हाँ जब हम कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों को तो आप इतना इन्जॉय नहीं करेंगे, आपके शक्ल पे इतना स्माइल नहीं होगा जितना वो गाड़ी चलाते वक्त होगा। इफ़ यू कॉल योरसेल्फ कीन ड्राइवर और आप चाहते हैं गाड़ी सिर्फ चलाने के शौक के लिए और आपको गाड़ी चाहिए डीजल इंजन के साथ, देन डेफिनेटली द इकोस्पोर्ट इज़ द कार टू गो फॉर। इट ऑफर्स यू अ ग्रेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक अगर आप अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाना चाहते हैं गाड़ी चलाते वक्त, देन दिस इज़ अ वेरी गुड कार। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें फोर्ड का सिंक 3 ऐप आता है, वन ऑफ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम्स एंड द बेस्ट ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम एनी SUV out there. That said, obviously this is a bigger car. It offers you more features, it offers you a plusher cabin, and the Hyundai name also means that resale values will be strong. लेकिन साथ ही साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप रहते हैं ऐसे इलाके में जहाँ पे हमेशा कंपैरिजन होता है आपका गुप्तास के साथ या शर्मास के साथ, और आप हमेशा मुकाबला करना चाहते हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली सेम दाम में आप चाहेंगे कि एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी आ जाए। और इंडियन सोसाइटी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाक ऊँची रहे और आपके पड़ोसियों से ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो, then definitely this car is the clear advantage over not only the EcoSport but any other compact SUV. It's bye for now and thanks for watching.